बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आर्टिकल यानी एक थ्योरम है जो कि डायनेमिक्स या कह सकते हैं कि मैकेनिक्स से रिलेटेड है, सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर से। टू सो दैट ए सेंट्रल ऑर्बिट इज़ ए प्लेन कर्व, हमें प्रूव करना है कि जो सेंट्रल ऑर्बिट होती है वो एक प्लेन कर्व होती है। तो सबसे पहले तो हमें सेंट्रल ऑर्बिट की डेफिनेशन देखना चाहिए, उसके बाद हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल ऑर्बिट की डेफिनेशन लिख देते हैं हम यहाँ पर कि सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है। तो सेंट्रल ऑर्बिट की डेफिनेशन होती है इफ़ ए पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, इफ़ ए पार्टिकल मूव, तो प्रूव हम बाद में करेंगे, पहले सेंट्रल ऑर्बिट के बारे में पता होना चाहिए। इफ़ ए पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स, the path described by the particle is called the central orbit। तो डेफिनेशन इसकी ये हो गई, अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ द सेंट्रल फोर्स, कि उसमें जो फोर्स लगता है वो सेंटर की तरफ रहता है, द पाथ डिस्क्राइब है, और इस तरीके से कोई पार्टिकल अगर चलेगा तो उसका जो पाथ है वो कहलाएगा सेंट्रल ऑर्बिट। जैसे कि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो अर्थ सन के अराउंड घूमते हैं, तो उनके जो ऑर्बिट होता है वो सेंट्रल ऑर्बिट होता है। तो यहाँ पर हमें थ्योरम में प्रूफ यहाँ पर करते हैं, जो स्टेटमेंट था कि सो दैट ए सेंट्रल ऑर्बिट इज़ ए प्लेन कर्व, सेंट्रल ऑर्बिट प्लेन कर्व होती है। तो इसके प्रूफ में हम लोग सबसे पहले तो एक यहाँ पर कर्व बना लेते हैं, यहाँ पर सेंटर को ओ कह देते हैं, और एक कर्व माना कि इस तरीके से सेंट्रल ऑर्बिट है ये, और हमें प्रूव करना है ये होगी प्लेन होगी, एक प्लेन के अंदर, जैसे हमारा वाइट पेज है ये, इसमें पार्टिकल मूव करेगा, यानी ऐसा नहीं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगी, इसी प्लेन में ही मूव करेगा। और यहाँ पर स्पाइन को हम पी कह लेंगे, और ओ के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से डिनोट हमने कर दिया है, और इस ओ यानी जो पोल है उससे जाने वाली जो लाइन है फिक्स लाइन, उसे इनिशियल लाइन कहते हैं, ये हमारा ओ एक्स इनिशियल लाइन हो गई। पी पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन होती है यहाँ से ड्रॉ कर दें, और इस ओ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस टेंजेंट पर, वो स्मॉल पी कहलाती है। फिलहाल हमें जो है जितना अभी हमने लिखा है बनाया है इसको लिख देते हैं यहाँ पर। लेट ओ बी दी सेंटर ऑफ फोर्स, यानी जो फोर्स पार्टिकल पर लग रहा है कर्व में चलते हुए, यहाँ पर होगा तो इसकी डायरेक्शन ओ की तरफ होगी, यहाँ पर होगा तो इसकी डायरेक्शन ओ की तरफ होगी, कहीं पर भी होगा इसकी डायरेक्शन ओ की तरफ होगी। माना जो इसमें तो यहाँ पर बताया लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल पी, यानी पी पॉइंट पर कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसमें ओ की तरफ, ओ जो है वो सेंटर ऑफ फोर्स है, अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द एक्शन ऑफ, ये जब चल रहा है इस तरीके से तो उस पर एक फोर्स लग रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्स को हम डिनोट कर दें मास इंटू एक्सेलेरेशन से, और मास इंटू एक्सेलेरेशन और इसकी डायरेक्शन जो होगी विदर होगी,
ए डैस्ट, इसको हम अगर वेक्टर की फॉर्म में नोट करें, ए डैस्ट दी, इसलिए ये अर्थात दी फोर्स एक्ट्स along the vector PO। तो यहाँ पर जो PO हमने डिनोट किया है, यानी P से O की डायरेक्शन में ये इसके लॉन्ग फोर्स लग रहा है, वो MF से हमने यहाँ पर डिनोट किया है। अब जब इतना मालूम है कि ये फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो इक्वेशन ऑफ एक ही फोर्स ये लग रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन हम फोर्स की फॉर्म में लिखेंगे, और अगर ये r होता है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पर इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर होगा। m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा, एक ही फोर्स है और उसकी वैल्यू mf के बराबर है, और यहाँ पर f जो है वो एक वेक्टर है, तो यहाँ पर f को वेक्टर से शो कर दें। m यहाँ पर स्केलर है और इसकी डायरेक्शन जो कि ऑरिजिन की तरफ है, यानी r के घटने की डायरेक्शन में है, तो इसे माइनस में यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि रेडियस वेक्टर हमारा जो r है वो r जो है वो इस तरफ जो बढ़ेंगे तो r बढ़ेगा, लेकिन इस तरफ चलेंगे तो r कम होगा, माइनस होगा, इसलिए इसके साइन को माइनस में लिया गया है। अब हम यहाँ पर ये जानते हैं कि जो r जो है, यहाँ पर अगर m से m कैंसिल कर देते हैं तो d2r ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है हमको माइनस f वेक्टर के बराबर। और देखिए यहाँ पर जो f वेक्टर है उसके बारे में पहले ही बता दिया गया था। सो हाँ, f वेक्टर एक्ट्स अलोंग, ये एक्ट्स कर रहा है अलोंग PO के, यानी उसकी डायरेक्शन ऊपर ही दिखा दी गई थी, PO जो कि एक्सेलरेशन है। एक्ट इट एस अलोंग, यानी दूसरे शब्दों में कहें कि इसकी जो डायरेक्शन है अलोंग दी रेडियस वेक्टर, यानी रेडियस वेक्टर जो है वो तो आपको मालूम है कि P का O के रिस्पेक्ट में रेडियस वेक्टर R होता है, लेकिन PO का कहेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, यानी माइनस R हो जाएगा। हालांकि माइनस या प्लस से यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं जिसका हम यूज़ करने जा रहे हैं। ये जो R की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इस F की है, या d2r ओवर dt स्क्वायर की, क्योंकि दोनों बराबर हैं, डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। माइनस साइन तो बस बताता है कि अगर एक इस तरफ है तो दूसरा इधर होगा, लेकिन दोनों हैं पैरेलल कह सकते हैं, दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं, यानी f और d2r ओवर dt स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर और ये OP डायरेक्शन में है और माइनस R भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो दो अगर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जैसे A है और हमारा B वेक्टर है, दोनों पैरेलल होते हैं, हालांकि ये अपोजिट भी हो सकता है B, तो उनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0 के बराबर आती है। इसलिए ये दोनों जब सेम डायरेक्शन हो गए R और d2r ओवर dt स्क्वायर, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा r और d2r ओवर dt स्क्वायर का, वो 0 वेक्टर के बराबर होगा, चाहे वो t की वैल्यू कुछ भी होती हो। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ t की हर एक वैल्यू के लिए ये वैल्यू होगी, सत्य होगी, सही होगी। और यहाँ पर हम 0 ऐड करना चाहते हैं, 0 वेक्टर ऐड करना चाहते हैं, और 0 वेक्टर को इंक्लूड 0 जो वेक्टर है, वी कैन राइट 0 वेक्टर एस dr ओवर dt क्रॉस dr ओवर dt, because we know that if a vector cross a vector is equal to 0 वेक्टर, दो वेक्टर अगर सेम होते हैं तो वो पैरेलल होंगे, और जो पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं वो 0 के बराबर होता है। यही बात dr ओवर dt, एक वेक्टर है वही वेक्टर सेम है तो दोनों एक जैसे होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर हमने 0 वेक्टर को ऐड कर लिया, तो 0 वेक्टर की जगह पर इसको हमने लिख दिया, लेकिन हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हुए इस पूरी वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं। उसको देखिए, ये डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, r क्रॉस dr ओवर dt का ये डेरिवेटिव है, जो कि 0 के बराबर यहाँ पर आ गया है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऑन
इंटीग्रेटिंग, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। राइट हैंड साइड में देख लीजिएगा, यानी सॉरी नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे। इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, और यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में ज़ीरो वेक्टर था जिसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। डी टी सी टी कैंसिल और इंटीग्रेशन से ये डी हट जाएगा। ओनली आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी यहाँ पर आया है, जो राइट हैंड साइड में ये ज़ीरो है। ज़ीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा ए हो जाएगा, और ये एक कांस्टेंट वेक्टर है, ए कांस्टेंट वेक्टर हो जाएगा। कांस्टेंट वेक्टर ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम जो है इक्वेशन नंबर जो इसमें डाल देंगे 1, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई आर। तो इसको हम ये मल्टीप्लाई जो है कैसे नहीं, वेक्टर है तो हमें डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए। मल्टीप्लाई ना लिख के यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ में, टेकिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद आर वेक्टर इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमने आर वेक्टर के साथ में इस वेक्टर का यानी पूरे इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी था, और राइट हैंड साइड में ये था ए जिसके साथ में डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर हो गया। और आपको ये पता होगा कि क्रॉस हो और डॉट हो, यानी इस तरीके से अगर लिखा हो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हम लोग को इसको शॉर्ट में ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी आर वेक्टर और फिर दोबारा से ये दूसरा वेक्टर भी सेम है वही है, और फिर तीसरा वेक्टर है डी आर ओवर डी टी, और ये वैल्यू जो है वो आर डॉट ए के बराबर है। और हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जानते हैं अगर दो वेक्टर एक जैसे होते हैं तो ये वैल्यू 0 के बराबर होती है, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर दो वेक्टर सेम है तो ये वैल्यू 0 होगी, और ये आर डॉट ए यहाँ पर आ गया। इस तरीके से हमें एक रिज़ल्ट मिला है आर डॉट ए इज इक्वल टू 0। इस रिज़ल्ट के बेस पर हम अपनी बात को कह सकते हैं कि जैसे इक्वेशन नंबर अगर हम 2 डाल दें तो फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर जो हमारा 2 है वो इम्प्लाई कर रहा है, यानी वो बता रहा है, इम्प्लाइज दैट, इस बात को इंडिकेट कर रहा है दैट दी रेडियस वेक्टर जो रेडियस वेक्टर है हमारा ओपी इज़ परपेंडिकुलर टू ए फिक्स कांस्टेंट फिक्स कांस्टेंट वेक्टर या कांस्टेंट डायरेक्शन जिसको हमें ए वेक्टर से डिनोट किया है यहाँ पर, इस तरीके से हम कह सकते हैं हैंस लाइज इन ए प्लेन। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं 10, इस चीज़ को भी हम क्लियर कर देंगे 10 दी पाथ, इसलिए जो पाथ होगा जो डिस्क्राइब किया जा रहा है, डिस्क्राइब्ड जो बनाया जा रहा है, वाई दी पार्टिकल जो अभी हमने लिया था पी से इसको डिनोट किया था पार्टिकल को, इज़ ए प्लेन, एक प्लेन होगा, एक प्लेन कर्व होगा, जिस तरीके से सर्किल होता है हमारा और इलिप्स होता है, और ए सेंट्रल, या दूसरे शब्दों में कहें कि हमारा जो सेंट्रल ऑर्बिट होता है, सेंट्रल ऑर्बिट इज से प्लेन कर्व। तो हमारा ये आर्टिकल तो पूरा हुआ है, यहाँ थोड़ी सी बात समझना होगी क्योंकि प्लेन कर्व
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब ज़ीरो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि या तो एक वेक्टर ज़ीरो है या दूसरा वेक्टर ज़ीरो है, या फिर दोनों अगर ज़ीरो नहीं है तब ए और बी के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर आर और ए का जो प्रोडक्ट होगा डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब आर और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। जैसे कि अभी हमने फिगर यहाँ पर बनाया था, तो आर तो वेक्टर आपको मालूम है ये आर वेक्टर को डिनोट कर रहा है। ए जो वेक्टर है हमारा उसको अगर हम यहाँ पर लेके दिखाएं कि ओ से जाने वाला अगर ए ले लें, जो एक फ़िक्स डायरेक्शन जो कि कहीं पर भी हो सकती है, तो यहाँ पर हमारे लिए आसानी रहेगी। अगर हमने ओ से ले लिया तो ये ए की डायरेक्शन होगी जो ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकती है। तो इसके साथ में जो एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। मीन्स ये पी एक अकेला पॉइंट नहीं बल्कि जिस कर्व के किसी भी पॉइंट पर होगा उसके लिए ये बात लागू रही कि 90 डिग्री इस फिक्स डायरेक्शन, ये फिक्स है। लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल चलेगा उसकी पोजीशन चेंज होगी और फिर हम उस पॉइंट को यानी ओ को जब इससे मिलाएंगे तो वो उसके लिए आर होगा, तभी ये 90 डिग्री होगा। तो मीन्स इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी, यानी ये वेक्टर हमारा ए मान लें और ये हमारे फिंगर को अगर आप मान लें कि ये आर वेक्टर को डिनोट कर रहा है, और ये पॉइंट यहाँ पर इसको यहाँ पर पी मान लें, तो ये पॉइंट जो होगा वो ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर चला गया तो ये जो एंगल है वो कम हो जाएगा। ऊपर या नीचे चला जाएगा तो एंगल कम या बढ़ जाएगा, जो कि 90 नहीं रहेगा। ये चूँकि 90 रहना है तो इसका मतलब ये पॉइंट जो पी है वो इस ओरिजिन अगर इससे माने उससे दूर तो हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर या नीचे इस तरीके से नहीं होगा। यानी इससे यहाँ पर एक इसके चारों तरफ ये प्लेन बनाएगा, तो प्लेन में ये मूव करेगा। बस हमें यही प्रूव करना था। यानी मेनली हमें जो प्रूव करना होता है आर डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, और फिर हम इसमें लिख देंगे ये इस बात को इम्प्लाइज दैट कर रहा है कि रेडियस वेक्टर जो ओ पी है वो, क्योंकि ओ पी जो है वो किसको डिनोट कर रही है, आर वेक्टर को डिनोट कर रही है, वो परपेंडिकुलर है एक फिक्स डायरेक्शन जो कि ए के साथ में, और वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, जो कि यहाँ पर हमने शो भी कर दिया कि π/2 एंगल बना रहा है। और ये हर एक टाइम पर होगा, चाहे पार्टिकल किसी भी पोजीशन में किसी भी टाइम पर होगा। तो जब आर ये हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी तो इसका मतलब ये पार्टिकल जो होगा वो जो होगा एक प्लेन कर्व बनाएगा, एक प्लेन में मूव करेगा। यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।